Hello friends, this is the video on Law of Crime series वीडियो 3। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेगा ऑन सब्जेक्ट लॉ ऑफ क्राइम। ये वीडियो आपके सारे इंडिया में होने वाले लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम सवाल जो कि जिनका पैटर्न होगा प्रिंसिपल, फैक्ट एंड ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो सवाल है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है। एक व्यक्ति को माना जाता है कि वो फ्रेडुलेंटली कोई काम कर रहा है जब वो इंटेंट टू डिफ्रॉड के साथ वो काम करे, जब उसका इंटेंशन हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है छल करके। फैक्ट्स कहते हैं कि ए एक व्यक्ति बी दूसरे व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड ओकेजनली हैंडओवर करता था पैसे विड्रॉ करने के लिए। बी एक दिन बिना ए की नॉलेज से उसका एटीएम कार्ड लेके जाता है और पैसे विड्रॉ नहीं करता है, जबकि सिर्फ उसका बैंक बैलेंस चेक करता है। सो आंसर क्या होगा? ए हैज नॉट कमिटेड द एक्ट फ्रेडुलेंटली, क्योंकि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का नहीं था, वो जस्ट जाके उसका अकाउंट बैलेंस चेक करता है। इसी सवाल में अगर वो पैसे विड्रॉ करके लेके आता बिना ए की परमिशन से, तो उसको माना जाता कि उसने डिफ्रॉडली कोई काम किया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को, माइनर लड़के के केस में जिसकी एज दे रखी है 16 साल से कम एंड फीमेल के केस में 18 साल से कम, उसकी पेरेंट्स की परमिशन के बिना अगर लेके जाता है पेरेंट्स की कस्टडी से, तो उसे माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि इज सेड टू कमिट अ क्राइम, इट इज सेइंग दैट इट्स सेड टू कमिट नो क्राइम। जबकि आपने लॉ ऑफ क्राइम के वीडियोस, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, उसमें ये पढ़ा होगा कि वहां पे किडनैपिंग इज अ क्राइम। सो यहाँ पे नो क्राइम है। फैक्ट्स क्या है? अ मैन टुक अवे अ गर्ल बिलो 16 इयर्स टू मुंबई। एक ही व्यक्ति है जो एक लड़की जिसकी एज 16 साल से कम है उसे मुंबई लेके जाता है बिना उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए। तो आंसर क्या होना चाहिए कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। व्हाई? बिकॉज ऑप्शन में दे रखा है कि कोई भी अगर माइनर को उसकी कस्टडी, पेरेंट्स की कस्टडी से बाहर लेके जाता है विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के, तो माना जाएगा एज कमिटेड नो ऑफेंस। इसलिए राइट आंसर यही होगा। इसमें एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप आउटराइटली, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 को आप आउटराइटली हटा सकते थे। कैसे? बिकॉज की स्टार्टिंग ये आप पढ़ेंगे ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जबकि प्रिंसिपल में दे रखा है दैट दिस एक्ट इज नो ऑफेंस, तो आप इसको आउटराइटली हटा सकते हैं। कंफ्यूजन आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में होगा। ओके, सो टाइम सेव करने के लिए आप ऐसे ही कीजिए, 4 ऑप्शंस में से फर्स्ट 2 ऑप्शंस या फर्स्ट एक ऑप्शन जो आउटराइटली आपको गलत लगता है उसे हटा दीजिए। बाकी आप फिर जो बचे हुए ऑप्शन उनको पढ़िए एंड राइट आंसर्स खोजने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है when a person falsifies something with the intent to deceive another person or entity is forgery and is a criminal act. Changing or adding the signature on a document या उसको डिलीट करना, सिग्नेचर को चेंज करना या सिग्नेचर को डिलीट करना माना जाएगा कि फॉर्जरी है। ठीक है, तो ये फॉर्जरी की को डिफाइन करता है कि फॉर्जरी क्या होता है। फिर आगे की बात है राइटिंग के केस में एंड पेंटिंग के केस में क्या फॉर्जरी होता है, बाकी वो प्रिंसिपल बताता है। फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स में कह रहा है डेविड एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है अपनी लिविंग कमाने के लिए सिटी टू सिटी। वो पेंटिंग बेचा करता है और वो पेंटिंग क्लेम करता है कि किसी ग्रेट आर्टिस्ट ने बनाई है, और उस ग्रेट आर्टिस्ट जिसका भी वो रिप्रेजेंट करता है कि इसने बनाई है, उसका सिग्नेचर भी उस पेंटिंग्स पे करता है। काफी लोगों को ये डिसेप्शन क्रिएट होता है माइंड में दैट वो पेंटिंग उसी जिनका सिग्नेचर है उसी आर्टिस्ट ने बनाई है और वो पेंटिंग खरीद लेते हैं। एक दिन वही आर्टिस्ट उन पेंटिंग्स को, ऐसी 3 पेंटिंग्स को सिटी गैलरी में देखता है। उसको समझ आता है कि ये मेरा काम किया हुआ तो नहीं है, दिस पेंटिंग्स हैव नॉट बीन पेंटेड बाय मी।
सो वो पुलिस को कंप्लेन करता है, डेविड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड ही हैज फाउंड गिल्टी। आगे देखते हैं, ऑप्शंस कह रहे हैं डेविड इज गिल्टी ऑफ फॉर्जरी एज द एडिंग ऑफ द सिग्नेचर वाज विद एन इंटेंशन टू मेक पीपल बिलीव। हमने फैक्ट्स में क्या देखा कि हाँ वो सिग्नेचर इसीलिए करता है ताकि लोगों को लगे कि वो पेंटिंग्स उस आर्टिस्ट ने बनाई है, उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो, राइट। सो यहाँ पे इट इज आउटराइटली द केस ऑफ फॉर्जरी एज वट एवर ही इज डूइंग विद द इंटेंशन ऑफ डिसीव। और हमने प्रिंसिपल में देखा था इंटेंशन ऑफ टू डिसीव फॉर्जरी का बेसिक एलिमेंट है। सो आंसर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है असॉल्ट क्या होता है। असॉल्ट इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन बाय यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। असॉल्ट जब भी आप किसी को बॉडीली इंजरी कॉज करते हैं फिजिकल फोर्स यूज करके, उसे असॉल्ट माना जाएगा। फैक्ट्स क्या कहते हैं कि रुस्तम को एक ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसना था और वो घुसने के लिए शीतल को फिस्ट दिखाता है, मुक्का दिखाता है, बट उसको हिट नहीं करता है, राइट। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द ट्रेन, रुस्तम जो है ही शोन फिस्ट टू द शीतल बट डिड नॉट हिट हिम। सो उसने असॉल्ट कमिट किया कि नहीं। प्रिंसिपल में हमने देखा था कि असॉल्ट सिर्फ तभी कमिट होगा जब बॉडीली इंजरी होगी सामने वाले व्यक्ति को, बट यहाँ पे कोई बॉडीली इंजरी नहीं हो रही है, इसलिए माना जाएगा कि not committed assault on शीतल। It was a comparatively easy question. नेक्स्ट सवाल बताता है कि सेक्शन प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि इंडियन पिनल कोड के तहत सेक्शन 34 क्या कहता है। वो कहता है कि when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention, कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर एक से ज्यादा व्यक्ति से के द्वारा किया जाता है और with the furtherance of common intention, right, of all, सारे लोगों का उसमें common intention होता है, तो हर एक व्यक्ति लायबल होता है उसी एक्ट के लिए जैसे कि उस एक्ट को सबने अकेले किया हो, राइट। सो यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स हैं संजू, दिलबाग एंड सुशील वो बर्गलरी कमिट करने के लिए रात को एक रिच मैन के हाउस में घुसते हैं जहां पे एंटायर फैमिली जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गई हुई है। संजू उस घर में पहले भी जॉब के कनेक्शन में गया हुआ होता है, तो उसे पता होता है कि कहां से जाना है एंड घर की लोकेशन क्या है। जो घर में एक सर्वेंट, लेडी सर्वेंट होती है, जब उसको सुनाई देता है कि मास्टर बेडरूम में कोई है, तो वो लाइट्स ऑन करके मास्टर बेडरूम की तरफ जाती है। संजू उसे पकड़ लेता है और उस पर रेप कमिट करता है। ओके, बाकी लोग उस वक्त तक मास्टर बेडरूम से जो बचा हुआ सामान था उसे कलेक्ट करते हैं चोरी करने के लिए। वो तीनों लोग घर से बाहर निकलते हैं और जब सर्वेंट कंप्लेन करती है तो पुलिस उन तीनों को आइडेंटिफाई कर लेती है और तीनों को हेल्ड लायबल करती है, चार्ज करती है फॉर द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी एंड रेप। हमें तीनों की लायबिलिटी बताना है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स रेप किसने किया था? सिर्फ संजू ने किया था, ठीक है। और जो इनका डिसाइड हुआ था, मतलब जो इनका फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या था? कॉमन इंटेंशन सिर्फ बर्गलरी करने का था, ना कि रेप करने का था। तो बाकी जो दो लोग हैं दिलबाग और सुशील, इनको आप रेप के लिए हेल्ड लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो उनका कॉमन इंटेंशन है जो क्राइम करने का, वो क्राइम बर्गलरी करने का है, लेकिन रेप करने के लिए नहीं है। मतलब उन्होंने रेप करने के लिए डिसाइड नहीं किया था। इसलिए आंसर क्या होगा? ओनली संजू विल बी लायबल फॉर रेप एज ही वाज द वन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस। सिर्फ संजू ने ये काम किया, संजू ने रेप किया, बाकी सब ने बाकी ऑफेंसेस किए। तो जब आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जिसमें संजू को हेल्ड लायबल करना है वो यही होगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है
वो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। ये बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी काम, कोई भी ऑफेंस अगर अपने आप के बचाव में किया गया है, अपने आप को बचाने के लिए किया गया है, प्राइवेट डिफेंस में किया गया है, तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फैक्ट्स कहते हैं ए जो पागल व्यक्ति है वो अटेम्प्ट करता है बी को मारने के लिए। बी अपने आप को बचाने के लिए ए की जान ले लेता है। ओके, सो ए पागल व्यक्ति बी की जान लेने का अटेम्प्ट करता है और बी अपनी जान बचाने के लिए ए की जान ले लेता है। सो बी ने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करता है तो उसको ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट सवाल, when a person makes such a statement which lower other person's reputation in the estimation of other person is liable for committing defamation। ये बता रहा है defamation क्या होता है। तो कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट जो दूसरे व्यक्ति की रेप्यूटेशन को लोअर करे, उसे बोला जाएगा कि वो डिफेमेशन है। फैक्ट क्या कहते हैं, ए ने बी को एक लेटर लिखा जिसमें ए ने बी के खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की। ओके, एंड ये भी स्टेट किया उस लेटर में कि बी एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति है। ए ने उस लेटर को सील्ड एनवेलप में पैक किया और बी को डिलीवर्ड किया। ठीक है, सो अगर ए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज बी को भेजता है तो उससे बी की रेपुटेशन कम नहीं होती जब तक कि वो चीज पब्लिक ना हो जाए। राइट, इन दी एस्टिमेशन ऑफ अदर्स पब्लिक पर्संस, मतलब उस डिफेमेशन सिर्फ तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा जबकि जो भी आपका एक्ट है उससे दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन कम हो बाकी सोसाइटी के आगे। राइट, मतलब एक अगर यही काम ए वो लेटर क्लोज्ड एनवेलप में नहीं भेजता और पोस्ट ऑफिस में सारे लोग उस एनवेलप को पढ़ लेते या रास्ते में सारे लोग उस एनवेलप को पढ़ लेते, तब माना जाता कि उसने डिफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट किया। प्लस ये भी हो सकती थी कंडीशन कि ए पब्लिकली अब्यूजिव लैंग्वेज बी के अगेंस्ट यूज करता और सोसाइटी में सारे लोग उस बी के खिलाफ वो बातें सुनते और बी की रेपुटेशन कम होती। वहां पे भी माना जाता कि ए ने डिफेमेशन किया, बट जब उसने सील्ड एनवेलप में कुछ ऐसा कंटेंट लिख के डायरेक्टली बी को भेजा तो वहां पे रेपुटेशन सोसाइटी के आगे कम नहीं हुई और उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। सो आंसर इज ए हैज नॉट कमिटेड डिफेमेशन। नेक्स्ट सवाल, प्रिंसिपल कार्नल इंटरकोर्स की बात करता है। अननेचुरल सेक्स, जो कि जिसका जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 377 आईपीसी में मिलता है। से हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जीके के पर्पस से आपने एलजीबीटी भी पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल कहता है penal laws provides that whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature with any men or women shall be punished with rape। so यहाँ पे ये confine कर रहा है प्रिंसिपल that carnal intercourse अगर किसी men या women के साथ हो तो उसे माना जाएगा कि वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ओके, लेकिन फैक्ट्स में बोल रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को जो कि कार्नल इंटरकोर्स करता है एनिमल के साथ पाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। सो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ना। प्रिंसिपल में हमने पढ़ा सिर्फ मेन एंड वुमेन के साथ जब कार्नल इंटरकोर्स होगा तो उसे ही रेप माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि कार्नल इंटरकोर्स एनिमल के साथ हो रहा है तो कोर्ट विल नॉट पनिश फॉर रेप। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हमें ये पता चलता है कि हमें प्रिंसिपल से लाइक whatever law we know, we need not to apply in these type of questions those law, right, that law we have to stick with this principle and find out the answer। अगर प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि आप जानते हैं कि करेक्ट लॉ नहीं है, तभी भी आपको उसी प्रिंसिपल को लॉ मान के चलना है। नेक्स्ट सवाल में जो प्रिंसिपल है वो
मिस एप्रोप्रिएशन को, एम्बेजलमेंट को एंड थेफ्ट, इन तीनों को डिफाइन करता है कि ये होता क्या है। ये बताता है मिस एप्रोप्रिएशन तब होता है जब कोई इंटेंशनली जान के इलीगल यूज करे किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को का, या उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर ले, राइट। सो उसे माना जाएगा कि उसने किसी और की प्रॉपर्टी मिसएप्रोप्रिएट की। एम्बेजलमेंट में क्या होता है, जब कोई किसी और के, दूसरे व्यक्ति के फंड्स को मिसएप्रोप्रिएट करे, अपने लिए यूज कर ले। थेफ्ट का मतलब होता है इलीगली टेकिंग ऑफ अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, आप किसी और की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से ले लेते हैं तो उसे माना जाएगा कि वो थेफ्ट होगा। अब फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स में बता रहा है कि ए एक व्यक्ति है, वो म्युनिसिपल स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जाता है। वो अपने जितने भी बिलोंगिंग्स हैं वहां पे जो गार्ड होता है उसको दे देता है, इंक्लूडिंग जिसमें कैश भी था। वो जो गार्ड है उसकी ड्यूटी चेंज होती है एंड उस जगह पे गार्ड की जगह दूसरा गार्ड आ जाता है। ए जब स्विमिंग करके बाहर निकलता है तो वो उस गार्ड के लिए सर्च करता है एंड उसको दूसरा गार्ड बताता है कि वो गार्ड तो चला गया है एंड नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। ए अपनी बिलोंगिंग्स दूसरे गार्ड से मांगता है, पूछता है कि क्या वो जो पुराना गार्ड था आपको कुछ मेरी बिलोंगिंग्स दिख गया है। नया गार्ड कहता है नहीं, आई हैव नो आइडिया, ही हैज नॉट गिवन मी एनीथिंग। एक्स जो है वो पुलिस उसे ट्रेस कर लेती है जब ए एक्स के खिलाफ कंप्लेंट बनाती है कि उसने मेरा सामान चोरी कर लिया है। तो पता चलता है कि एक्स was traced but he told the police that he sold all the valuables and entire cash was used for drinking liquor। उसने जो सामान है उसको मिसएप्रोप्रिएट किया और उसको मिसएप्रोप्रिएट करके उस जो पैसे से उसको बेच के उस पैसे से लिकर खरीद के पी ली। क्या ऑफेंस एक्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया? तो हमने, अगर आप पीछे की स्लाइड्स देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है कि मिसएप्रोप्रिएशन वो होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे की प्रॉपर्टी का इंटेंशनली इलीगल यूज करे, ठीक है, उसके फंड्स का यूज करे इलीगली एंड उसे अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर ले, राइट। सो यहाँ पे उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन भी कमिट किया एंड एम्बेजलमेंट भी कमिट किया। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन क्यों कमिट किया? क्योंकि उसने उसकी बिलोंगिंग्स को बेच दिया, उससे लिकर खरीदी और पी ली। एम्बेजलमेंट क्यों कमिट किया? क्योंकि उसमें कुछ कैश भी था, और एम्बेजलमेंट फंड्स की बात करता है। जब कोई मिसएप्रोप्रिएट करता है फंड्स को तो वो एम्बेजलमेंट होगा, इसलिए बिकॉज उसमें कैश भी इन्वॉल्व था तो एम्बेजलमेंट भी होगा। सो आंसर में दोनों लायबिलिटी बनेगी, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट सवाल प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एलिज्ड फैक्ट इज रेलेवेंट whether they occurred at same time and place or different time and place। ठीक है, सारे फैक्ट्स का एग्जिस्टेंस रेलेवेंट होगा भले ही वह एक टाइम पे और प्लेस पे हुए हो या डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुए हो, ये प्रिंसिपल कहता है। फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स कहता है कि ए अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड है जो कि अक्यूज्ड पाया गया इंडिया में बी का कमिट करने के लिए एंड कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लेने के लिए, जो कॉन्स्पिरेसी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि सब कुछ रेलेवेंट है, भले ही वो इस फैक्ट्स बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलता है कि सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है, भले ही वो एक समय पे हुए हों या किसी और समय और किसी और जगह पे हुए हों। सो इट्स क्लियर द फैक्ट्स दैट ए citizen of England is accused of commission of murder in India and conspiracy held in England are relevant fact, क्योंकि प्रिंसिपल बोलता है it is relevant। Done। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है? Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। किसी भी एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून को क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा जब वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ हुआ हो। ओके, फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स कहते हैं ए एक गन उठाता है
उसे नहीं पता होता कि गन जो है वो लोडेड है या नहीं, वो उससे खेलते हुए बी को पॉइंट आउट करता है एंड ट्रिगर पुल कर देता है, गोली बी को लग जाती है एंड बी मर जाता है। इन दिस केस ऑप्शंस देखते हैं। प्रिंसिपल हमने देखा कि कोई भी एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून को क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा अगर वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से हुआ हो तो। ऑप्शंस क्या कहते हैं? B's death is accidental as A did not have the knowledge that the gun is loaded. B's death is accidental as A had no intention to kill B. C बोलता है B's death is accidental as A was just pointing the gun playfully at B. Last option is B's death is not accidental as there was want of care and caution on the part of A. This is the most appropriate and the right answer. वैसे आप अगर इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे इनिशियली आपको पता चला है कि ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। B's death is accidental, B's death is accident, वो एक्सीडेंटल नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल को अच्छे से देखें तो आपको समझ आएगा कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन की जरूरत है जो कि उसने नहीं रखी। One cannot just go and play with the gun, right? Gun is not something which has to be played, right? कोई भी गन से खेल नहीं सकता, ऐसे ही किसी को पॉइंट आउट करके नहीं मारेगा। So as A was playing with that gun and he has not taken the proper care and caution, that is why उसको accident misfortune का exception नहीं मिलेगा and he will be held liable for it. Next सवाल, प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है अ पर्सन इज सेड टू अबेट अ थिंग। यहाँ पे अबेटमेंट की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति माना जाएगा कि दूसरे व्यक्ति को अबेट करता है जब वो उसे इंस्टिगेट करे। इंस्टिगेट का मतलब वो उसे प्रोवोक करे, ठीक है, किसी काम करने को प्रोवोक करे। मियर एक्विसेंस हाउएवर डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन। अगर आपको किसी काम के बारे में सिर्फ पता है, आपको उसकी नॉलेज है, तो उसको नहीं माना जाएगा कि आपने अबेटमेंट कमिट किया। फैक्ट्स कहते हैं कि ए बी से कहता है कि मैं सी को मारने जा रहा हूं। बी कहता है तुम्हें जैसा समझ आए तुम वैसा करो, तुम्हारा जैसी विश है वैसा करो, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम उनको भुगतना, राइट, बियर करना। और ए जाके बी सी को मार देता है। अब इस केस में अगर हम फैक्ट्स में देखें तो इंस्टिगेशन अगर होता, मतलब अगर जो बी है वो ए को प्रोवोक करता सी को मारने के लिए, तब तो अबेटमेंट होती। बट हियर इन दिस फैक्ट ए सिर्फ बी को बताता है कि मैं मारने जा रहा हूं सी को, और बी क्या रिप्लाई करता है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, प्लस उसको ये भी बोलता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यू हैव टू बियर इट। सो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि बी ने ए को प्रोवोक किया, उसको सिर्फ नॉलेज था, मियर एक्विसेंस थी। सो आंसर क्या होगा? B has not abated A to kill C, right? Next सवाल, प्रिंसिपल क्या कहता है? Defamation is the publication of a statement which tends to lower reputation of the person in the estimation of other members of the society. ये ऐसा सवाल हम पहले भी देख चुके हैं डिफेमेशन पे। वो यही कहता था कि डिफेमेशन तब माना जाएगा जब ऐसा कोई पब्लिकेशन किया गया हो जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो पब्लिकेशन हो रहा हो उसकी रेप्यूटेशन सोसाइटी के सामने लोअर करे। यहाँ पे फैक्ट्स क्या कहते हैं? ए ने हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज में एक लेटर लिखा बी को, और बी के बारे में लिखा, एंड डायरेक्टली वो बी को भेजता है सील्ड कवर में। सो अगेन सेम, क्योंकि वो सील्ड कवर में ए बी को लेटर भेज रहा है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन का जो भी ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज है उसका उससे सोसाइटी को ये नहीं पता चला कि बी की रेप्यूटेशन लोअर हो रही है, सोसाइटी के सामने रेप्यूटेशन लोअर नहीं हुई, राइट? सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेमेशन। आउटराइटली आप पहले तीन ऑप्शंस को, अगर आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया तो रिजेक्ट कर सकते थे। वाई? बिकॉज तीनों प्रिंसिपल जो ऑप्शंस हैं वो कह रहे हैं ए इज लायबल, ए इज लायबल, ए इज लायबल, जबकि आप प्रिंसिपल से जानते हैं दैट ए इज नॉट लायबल। तो अगर आपको इतना पता है तो आपको इस लाइन यहाँ से ज्यादा इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आउटराइटली अपना टाइम सेव करते हुए
इस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये क्या कहता है? ए इज नॉट लायबल टू बी फॉर डिफॉर्मेशन सिंस देयर इज नो पब्लिकेशन। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? पब्लिकेशन, एंड देयर वाज नो पब्लिकेशन। ए ने डायरेक्टली बी को लेटर भेजा टू एनी अदर पर्सन इन हुज एस्टिमेशन द रेप्यूटेशन ऑफ बी कुड बी ब्रॉट डाउन। किसी के सामने उसकी रेप्यूटेशन कम नहीं हुई। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है ए को माना जाएगा कि उसने असॉल्ट कमिट किया जबकि when an apprehension is caused in the mind of other person, जब दूसरे व्यक्ति के माइंड में एक apprehension caused हो that he is about to use what? Physical force against his body. ए को माना जाएगा कि उसने असॉल्ट कमिट किया जब सामने वाले व्यक्ति के माइंड में ये एप्रीहेंशन आ जाए कि वो उसके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स यूज करने वाला है। ठीक है, ए ने बी को अब्यूज किया जबकि वो ए बी, ठीक है, ए बी को अब्यूज करता है, ठीक है, और ए जो है वो मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है। बाय एग्रेसिवली शेकिंग हिज फिस्ट, वो अब्यूज, मुंह से अब्यूज भी करता है और मुक्का भी दिखाता है बी को, और बी जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस। अब आप खुद देखिए यहाँ पे, क्या क्योंकि ये ट्रेन मूविंग है इसलिए ए जो है वो बी को मार नहीं सकता। बी के दिमाग में ये एप्रीहेंशन नहीं है दैट ए विल कम एंड हिट मी, सो असॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमने प्रिंसिपल में देखा था कि असॉल्ट तभी माना जाएगा जब सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में, माइंड में ये एप्रीहेंशन हो दैट other person is about to use a physical force against his body. A has not committed assault. Why? Because that A was sitting in a moving train and B was platform. उनमें कोई ऐसा नहीं था कि A ट्रेन से कूद के आके B को मार देता, राइट? इसलिए नो एप्रीहेंशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है किलिंग को मर्डर नहीं माना जाएगा जब वो इंटेंस, सडन एंड प्रोवोकेशन में हुआ हो। ओके, किलिंग इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर will while deprived of the power of self control by intention and sudden provocation cause the death of that person who gave provocation. In this case उसको मर्डर नहीं माना जाएगा, ये प्रिंसिपल कहता है। फैक्ट्स देखिए, a man found his girlfriend sleeping. ए अपनी गर्लफ्रेंड को उसके ही बेडरूम में किसी और व्यक्ति के साथ सोते हुए देखता है। ए डिड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करता है, बट वो डायरेक्टली जाता है अपने घर। उस वक्त कुछ नहीं करता है, वहां पे अपने घर जाता है, वहां से एक गन उठाता है, कार्टेज उठाता है और गर्लफ्रेंड के घर आता है, उसके बेडरूम में आता है और देखता है कि वहां पे कोई नहीं है, जो बेडरूम है वो एम्प्टी है। 15 दिन के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखता है। बिना वेट किए वो 5 शॉट उसकी गर्लफ्रेंड को मारता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड वहां पे मर जाती है। नाउ लुक एट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाज सेइंग दैट अगर कोई भी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन, इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा है तो वो मर्डर नहीं होगा, राइट? दिस वाज द प्रिंसिपल। बट यहाँ पे आप देखिए 15 दिन का कूलिंग पीरियड मिलता है। 15 दिन में जब 15 दिन निकल जाते हैं तो अब नहीं माना जाएगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन है, बिकॉज इतना वक्त निकल चुका है। यही जब वो वापस उसके बेडरूम में जाता है, वहां पे अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड और उसके लाइक व्हाटएवर बॉय द बी वाज उसको देखता और वहां पे गन शॉट करता तो माना जाता कि द एक्ट वाज डन इन sudden and grave provocation, intense and sudden provocation. But because he is now doing this act after 15 days, तो नहीं माना जाएगा कि वो sudden provocation है। आंसर भी वही है, A did not kill his girlfriend
अंडर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। जैसे कि मैंने बताया 15 दिन का टाइम निकल गया। अगर हम बाकी ऑप्शंस को कंसिडर करें तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए कुड हैव किल्ड बोथ बी एंड हिज गर्लफ्रेंड। ये तो इररेलेवेंट ऑप्शन है, इसको पढ़ना ही बेकार है। सी क्या बोलता है, ए कुड हैव किल्ड बी इंस्टेड ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। दिस इज अगेन नो, नॉट ऑफ यूज। ए किल्ड हिज गर्लफ्रेंड अंडर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। या तो कंसिडर करने लायक बी है या डी है, बट चूंकि ए डिड नॉट किल हिज गर्लफ्रेंड, व्हाई, बिकॉज 15 डेज का कूलिंग पीरियड मिल चुका है, इसलिए उसे नहीं माना जाएगा कि उसका जो एक्ट है वो इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया है। नेक्स्ट सवाल प्रिंसिपल देखते हैं। Whoever does not arrest the killer and report the matter to the concerned authority commits an offense। जो भी एक व्यक्ति अगर किलर को अरेस्ट नहीं करता है, ठीक है, और जो मैटर है उसे रिपोर्ट नहीं करता है कंसर्न अथॉरिटी को, तो माना जाएगा कि उसने एक ऑफेंस किया है। फैक्ट्स क्या कहते हैं, ए एक वुमेन है, वो बी को देखती है, जो दूसरी वुमेन है, ए बी को देखती है सी को मारते हुए, सी को किल करते हुए। ए बी को देखती है कि बी जो है वो सी को मार रही है, एंड वो ना ही बी को अरेस्ट करती है, ना ही कंसर्न अथॉरिटी को ये मैटर रिपोर्ट करती है। सो हमने प्रिंसिपल में क्या देखा था कि अगर ऐसा कोई करता है कि देखता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है एंड उसको ना अरेस्ट करता है ना ही उसको रिपोर्ट करता है कंसर्न अथॉरिटी, तो माना जाएगा कि उसने एक ऑफेंस किया है। बट यहाँ पे वो ए ना रिपोर्ट करती है ना ही अरेस्ट करती है, तो ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है, one who dishonestly misappropriates या or converts to his own use or sells any movable property belonging to another is guilty of offense of misappropriation। यहाँ बता रहा है कि misappropriation क्या कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने यूज के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सामान कन्वर्ट कर ले या उसे बेच दे, जो कि सामान किसी और का है, तो वो माना जाएगा मिसएप्रोप्रिएशन कमिट किया। फैक्ट्स क्या कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं ए टेक्स प्रॉपर्टी ऑफ जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन गुड फेथ में। वो इनिशियली ए जेड की प्रॉपर्टी गुड फेथ में लेता है, ये विश्वास करते हुए कि वो बाद में प्रॉपर्टी उसकी ही है, वो ये विश्वास करते हुए प्रॉपर्टी लेता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी ही है। सब्सिक्वेंटली ए ऑन डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, सब्सिक्वेंटली बाद में ए को ये पता चल जाता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, और बिना एक्चुअल फैक्ट्स डिस्क्लोज करते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति को। आपको बात समझ आए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ए एक व्यक्ति है जिसको लगता है कि सर्टेन प्रॉपर्टी, सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी है, वो ले लेता है, ओके, जो कि प्रॉपर्टी अभी जेड की पोजीशन में है, ठीक है, जेड की पोजीशन में एक प्रॉपर्टी है, ए उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, ये जानते हुए, ये बिलीव करते हुए दैट वो प्रॉपर्टी उसकी है। लेटर उसको पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं जेड की है, और वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है किसी और को। तो अपने प्रिंसिपल में देखा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उसे माना जाएगा कि उसने मिसएप्रोप्रिएशन किया। सो आंसर क्या होगा, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट सवाल प्रिंसिपल कहता है, whoever takes away any movable property from the land of any person without that person's consent, कोई भी व्यक्ति दूसरे पर्सन की कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी लैंड में से ले लेता है बिना उसके कंसेंट के, तो उसे माना जाएगा कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया, थेफ्ट ऑफेंस कमिट किया। नाउ फैक्ट्स कहता है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू हाउस ऑफ सी, ए सी के घर जाता है, ठीक है, और वहां पे सी का एक बेटा होता है बी, ठीक है। ए आस्क्ड बी, ए उसके बेटे को पूछता है, द सन ऑफ सी, जो कि सी का बेटा है, टू अकम्पनी ए टू द फॉरेस्ट, नाइदर ए नॉर बी इन्फॉर्म सी, नाइदर ए ना ही ए इन्फॉर्म करता है ना ही
बी ना बेटा इन्फॉर्म करता है, ना ही ए जो सी के घर गया है वो इन्फॉर्म करता है सी को, और वो फॉरेस्ट चले जाते हैं। राइट, मैं आपको फिर से एग्जांपल समझाती हूँ, फैक्ट समझाती हूँ। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं कि ए जो है वो सी के घर जाता है, ठीक है, और वहां पे बी का बेटा होता है। ए और बी दोनों फॉरेस्ट जाते हैं बिना सी को इन्फॉर्म किए हुए। सो क्या उन्होंने ऑफेंस थेफ्ट का जो प्रिंसिपल में हम देख रहे थे कमिट किया? जबकि हमने थेफ्ट के प्रिंसिपल में, थेफ्ट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि टेक अवे, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वो कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं जाते, सिर्फ वहां पे उसके फॉरेस्ट में जाते हैं। सो उन्होंने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया। अगर इसमें एक्सटेंडेड फैक्ट्स होते कि ए हैज टेकन समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, कोई प्रॉपर्टी वो ले लेता, तो माना जाता कि उसने थेफ्ट कमिट किया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन by child under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature of consequence of this conduct on the occasion. ओके, ये जब आपने लॉ ऑफ क्राइम का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखे होंगे तो आपने डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 7 साल से छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसे नहीं माना जाता कि वो क्राइम किया। अगर 7 साल से 12 साल का के एज का कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसको लायबल करने के पहले या उसको इनोसेंट घोषित करने के पहले ये देखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति बच्चे के अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी है कि वो जान पाए उस एक्ट का कंसीक्वेंस, या वो एक्ट को समझ पाए कि वो व्हाटएवर एक्ट वो कर रहा है वो क्राइम है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने समझे। फैक्ट्स कहते हैं कि हिमेश एक 11 साल का बच्चा है, वो एक गोल्ड रिंग जिसकी 5,000 रुपए वैल्यू है, जो उसके फ्रेंड के घर की टेबल पे पड़ी होती है, उसे उठा लेता है और 2,000 रुपए में इमीडिएटली बेच देता है और उस पैसों को मिस एप्रोप्रिएट भी कर लेता है। सो देखिए, एक बच्चा जो 11 साल का है, अगर वो इतना समझदार है कि वो समझ पा रहा है कि जो प्रॉपर्टी वो उठा रहा है उसकी इतनी कीमत है कि उसे मार्केट में जाके बेच दे और फिर उससे आए पैसों को मिस एप्रोप्रिएट भी कर दिए, तो हम समझेंगे कि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी आ चुकी है ये जज करने की कि क्या कंसीक्वेंस होगा उसकी कंडक्ट का। राइट, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हिमेश वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। Why? Because under the principle stated above, his act shows that he was sufficiently mature to understand the nature and consequence of his conduct. Next principle, causing of an effect partly by an act and partly by an omission is an offense. अगर कोई आप काम करते हो, कुछ पार्ट उसका एक्ट के द्वारा करते हो, मतलब कुछ करके करते हो, एंड कुछ पार्ट उसका ना करके करते हो, मतलब कुछ काम आप स्किप कर देते हो करना और कुछ काम आप कर देते हो, तो उसे माना जाएगा कि वो ऑफेंस है। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? ए अपनी डॉटर डी को एक रूम में बंद करता है। बंद करना क्या हुआ? एक्ट हुआ। ओके, एंड फिर उसको खाना भी नहीं देता है, तो ये हुआ ओमिशन। उसने एक्ट किया बंद करके और ओमिशन किया खाना ना देके, तो डी जो है वो मर जाती है स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से। माना जाएगा ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ। बाय, बिकॉज उसका प्रिंसिपल में हमने देखा कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पार्ट किसी एक्ट का एक्ट के द्वारा करे और कुछ पार्ट ओमिशन के द्वारा करे तो उसे माना जाएगा कि वो ऑफेंस है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. Do watch these videos, especially Q&A videos, as many times as you can, so that you develop the ability to find the right conclusion. Read the principle nicely, read the facts nicely, apply the principle on the facts, and put up the appropriate conclusion and appropriate option. Thank you.